ठीक है, चलिए क्वेश्चंस, कुछ अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। 18 नंबर 18 नंबर क्वेश्चन देखिए सब लोग, जो बना लिए हैं ठीक है, जो नहीं बनाया है देख लीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? उसका डायग्राम थोड़ा पहले दिया हुआ है, 15 नंबर क्वेश्चन में उसका डायग्राम दिया हुआ है। डायग्राम रिप्लेस हो गया है इसलिए दिक्कत होगा। तो 15 नंबर क्वेश्चन में जो डायग्राम है वही बना रहे हैं हम लोग। ब्लॉक जो है वो डिस्प्लेस हो रहा है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन, और ये एंगल 30 डिग्री है। इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और फोर्स कितना है? 10 न्यूटन। सरफेस रफ है या स्मूथ है? स्मूथ सरफेस है। कौन बोल रहा है स्मूथ सरफेस है? तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा ना, और ये क्या होगा? म्यू इंटू एन होगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या? एम जी। तो अब आप ये समझिए कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी लग रहा है, एन ऊपर लग रहा है। इसके बहुत तरीके हैं बनाने के, यदि आप इसको थोड़ा ठीक से नहीं सोच पाएंगे तो क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आपको निकालना है, जब ब्लॉक ए पॉइंट से बी पॉइंट जाता है तो डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर होता है। तो 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करने में जो वेट, उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उस पर एम जी, उसके कारण क्या वर्क होता है, आपको वो निकालना है। कितने फोर्सेस हैं इसमें? इस ब्लॉक पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं? कितने नेचर के फोर्सेस लग रहे हैं इस ब्लॉक पर? कौन कौन सा? एक एमजी, एक न्यूटन, एक फोर्स। अच्छा, एक एमजी लग रहा है, एक न्यूटन लग रहा है, और एक फ्रिक्शन लग रहा है। तो फोर्स, तो न्यूटन भी तो फोर्स ही है। हाँ, तुम बोलो। नॉर्मल फोर्स लग रहा है। ये 10 न्यूटन कहां से लग गया? एक्सटर्नल फोर्स है, और एन जो है वो इंटरनल फोर्स है। किसको बैलेंस करने के लिए? एमजी को बैलेंस करने के लिए। ऐसे लग रहा है एमजी इधर है, तो बैलेंस कैसे होगा? वो इंक्लाइन फोर्स है। नॉर्मल फोर्स इंक्लाइन फोर्स है, एमजी वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स है। क्या आप बता सकते हैं नॉर्मल फोर्स और एमजी के बीच में एंगल कितना है? एक बार सिर्फ थीटा बोल के देखिए, आपके जीवन में हम थीटा डाल देंगे। वन एटी 180 डिग्री घुमा देंगे। 150, 30 डिग्री दिया हुआ है। अनमोल रतन, बताओ, प्रकाश डालो अपने विचारों का। तुम ये मतलब बहुत करवाए हो कि क्या, मतलब अपने से हो गया? कुछ लोग टैटू भी करवाते हैं, हमको लगा वैसा ही कुछ है। अपने गॉड गिफ्टेड है। चलिए बोलिए, तुम बताओ, कितने फोर्सेस लग रहे हैं इस ब्लॉक पर? कितने टाइप्स के फोर्सेस लग रहे हैं? हाँ ठीक है। कौन सा एक्सटर्नल फोर्स? ये ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स ठीक है। एन भी तो लग रहा है, एन भी तो लग रहा है। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, कांटेक्ट में होने के कारण नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लग रहा है, और एक और टेंजेंशियल कांटेक्ट फोर्स जिसको हम लोग फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं वो भी लग रहा है। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स दोनों ही सेम नेचर के फोर्स हैं, कांटेक्ट फोर्स के ही टाइप्स हैं। तो नॉर्मल फोर्स जब कांटेक्ट होगा तो लगेगा, उसी तरह फ्रिक्शन फोर्स भी तभी लगेगा जब कांटेक्ट होगा।
ठीक है। तो ये एक फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, दो एक एक्सटर्नल फोर्स जो बाहर से दिया गया है, हालांकि ये भी एक्सटर्नल फोर्सेस है, लेकिन एक एक्सटर्नल किसी अलग एजेंट के थ्रू ये दिया गया फोर्स है। तो एक दो तीन और ये चार टाइप के फोर्सेस हो गए हमारे पास, ठीक है। हमको उसको बैलेंस करके चलना है, या अभी इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का क्वेश्चन होता तो हम बैलेंस करके देखते, वो एक्सेलरेशन पूछ देता तो हम निकाल सकते थे, लेकिन पूछ क्या रहा है, वर्क डन। तो वर्क डन पूछ रहा है किसके कारण, ये फोर्स इस फोर्स के कारण नहीं पूछ रहा है, उसके वेट के कारण जो वर्क होगा जब ब्लॉक ए पॉइंट से कहां जाएगा, बी पॉइंट। तो आप ये समझिए 2 मिनट के लिए कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में और फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये एंगल हमारा मान लीजिए अल्फा है, तो अल्फा ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा होगा क्या, होगा, ठीक है। तो 180 माइनस थीटा, जैसे ये वर्टिकल अपवर्ड हो गया, तो ये एंगल इसको हम कैसे ले सकते हैं, ये एंगल कितना है 30 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, 30 होगा ना, तो ये एंगल कितना होगा, बोलिए, ये एंगल 60 डिग्री होगा। तो यहां 180 माइनस क्या करेंगे, 60 कर देंगे, करेंगे ऐसा, तो ये जितना एंगल बनेगा कितना होगा, वो 120 बनेगा। अब हमको ये देखना है कि इनके बीच का एंगल, तो हम लोग वर्क कैसे निकालते हैं, वर्क डन बराबर क्या होता है, F इंटू एक्स होता है। अब हमको निकालना है वर्क डन बाई mg, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वर्क, तो F mg, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट x और उनके बीच का कॉस कितना, थीटा। तो आप डिस्प्लेसमेंट यदि 10 मीटर ले रहे हैं, उनके बीच का एंगल भी ले सकते हैं कितना, 180 माइनस थीटा, मतलब 180 माइनस 60 डिग्री, या तो आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर इसको आगे एक्सटेंड करा करके आप यहां से इसको मैच करा दीजिए। तो ये वाला लेंथ कितना हो गया, इसको y मान लेंगे, इसको x मान लेंगे, तो एक ट्राइंगल बन रहा है, इस पॉइंट को मान लेते हैं P, तो A P B एक ट्राइंगल बना। तो उसमें हमको एक चीज बता दीजिए कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, y बाई ए बी होगा। तो y बराबर क्या होगा, ए बी साइन थीटा होगा। तो ए बी पता है, ए बी कितना है, 10 है, और साइन 30 का वैल्यू, तो ये आ गया 5 मीटर। और ध्यान से देखिए कि ये m जो है, ये जो 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, एग्जैक्टली mg के अपोजिट डायरेक्शन में हुआ है ना। तो इसके लिए यदि हम ऐसा लिखना चाहें mg इंटू 5, तो कॉस कितना लिखेंगे, तो बराबर mg कितना, मास दिया हुआ है 1 इंटू 10 इंटू 5, और यहां पर 180 का वैल्यू -1 बराबर -50 जूल। माइनस क्यों आया, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जो y हमने लिया है वो किधर लग रहा है, अपवर्ड, डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, अपवर्ड, ठीक है। A से B जाने में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, y, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, x। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हमको निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के कारण, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो होगा उस वो कोई भी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के कारण mg का कोई वर्क नहीं होगा, क्योंकि 90 डिग्री पे होगा। तो हमको जो भी निकालना हो y में निकालना है, या इस मेथड को हम एक और तरीके से देख सकते थे, WMG इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, mg और इंटू कितना 10 और कॉस कितना 120 कर सकते थे। तो कॉस 120 का वैल्यू, कॉस 120 का वैल्यू वही होगा जो कॉस 60 का वैल्यू होगा। कॉस 60 का वैल्यू कितना होगा, ये हो गया 1 इंटू 10 और इंटू कितना, कॉस 60 का वैल्यू कितना 1/2 माइनस में आएगा, तो यहां से ये कितना हो गया 5, तो आ गया कितना -50 जूल। दोनों समझ में आया, हाँ, दोनों में जो आसान लगे वो आप यूज कर सकते हैं। ये थोड़ा सा लेवल ज्यादा चला गया, ये यूज कीजिए डायरेक्ट, समझ गए इस बात को, उतार लीजिए। नहीं है, वो है फ्रिक्शन फोर्स अपनी जगह है, लेकिन सिर्फ इसके कारण वर्क पूछ रहा है हम, हाँ, वो उसका एप्लीकेशन मेजर कब होगा, जब पूछेगा कि बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया
तो उसका एक्सेलेरेशन क्या था, तब हम नेट फोर्स उसकी डायरेक्शन में निकालेंगे, तब हम mg को यूज करेंगे। ठीक है, सिर्फ mg के कारण वर्क के लिए हमको वहां देखना। ये हाँ, माइनस साइन आप जान रहे हैं ना क्यों हो रहा है। अब जैसे सपोज करें, 2 मिनट सब ध्यान से देखिए, आपसे पूछ देगा ये 10 न्यूटन का जो फोर्स है, ये सिर्फ 10 न्यूटन का जो फोर्स है उसके कारण कितना वर्क हुआ। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स है डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में है, 10 इंटू 10 कॉस 0, तो कितना आ जाएगा 100 जूल। तो इस फोर्स के कारण वर्क कितना हुआ 100 जूल। अब आपसे पूछ देगा फ्रिक्शन फोर्स, इस फ्रिक्शन फोर्स के कारण वर्क कितना हुआ, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स के कारण देखेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स डॉट एक्स करेंगे, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना म्यू एन, ये मैग्नीट्यूड हो गया उसका, और एक्स इंटू मतलब एक्स लिखेंगे, और कॉस कितना, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जिधर लग रहा है उसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है ना। तो यहां 180 पुट करेंगे, म्यू 0.1 दिया हुआ है, एन का वैल्यू क्या होगा, तो बताइए, सोचिए, ये क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है लेकिन तभी भी क्वेश्चन को पूरा अच्छे से समझने के लिए हम लोग इतना डिस्कशन कर रहे हैं। हम लोग किसके कारण निकाल रहे हैं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स निकाल रहे हैं। ठीक है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स के कारण जैसे ब्लॉक जा रहा है ऊपर की तरफ, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट इधर है, एक्स इधर हो रहा है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है, जस्ट अपोजिट, तो थीटा यहां पर तो 180 डिग्री हो गया। तो 180 तो हम यहां रख दिए, और यहां पर जो बात अब आ रही है एन का वैल्यू, एन का वैल्यू क्या होगा, एन का वैल्यू पता करने के लिए हमको इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। एक इस डायरेक्शन में mg साइन थीटा लेंगे, और ये डायरेक्शन होगा mg कॉस थीटा का, ये एंगल थीटा होगा, ये रिजॉल्व हो गया फोर्स, तो mg कॉस थीटा नॉर्मल को बैलेंस करेगा, तो mg कॉस थीटा नॉर्मल को बैलेंस करेगा, तो यहां पर हम लिखेंगे 0.1 इंटू mg कॉस थीटा, नॉर्मल का वैल्यू थीटा कितना है 30 डिग्री, और इंटू -1 कॉस 180 का वैल्यू -1, तो 0.1 इंटू 1 इंटू 10, और ये कॉस 30 का वैल्यू कितना होगा, √3/2 होगा, √3/2 इंटू -1, क्या हुआ बोलो। हाँ, x लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं इंटू 10। ठीक है, तो अब यहां पर ये 10 तो यहां पर 1 हो गया, यहां 10 बचा, तो 10√3/2 दैट इज 5√3 न्यूटन, ये होगा, ये इतना अमाउंट का वर्क होगा, और चूंकि माइनस लगा हुआ है इसलिए माइनस होगा। माइनस होने का मतलब क्या है कि फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट वर्क हो रहा है। ठीक है, और यदि हम इस फोर्स के कारण निकालेंगे तो इस फोर्स के कारण सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, तो W F के कारण, तो यहां F डॉट क्या होगा X। इस केस में क्या होगा, इस केस में ब्लॉक जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में X है, तो ये थीटा क्या हो जाएगा, तो यहां पर हो गया कितना 10 इंटू 10 इंटू कॉस 0, तो फाइनली कितना आ गया। अब आपको सुन लीजिए 2 मिनट, अब आपको यदि ये पता करना है कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उधर नेटवर्क कितना हुआ, नेटवर्क मतलब अमाउंट ऑफ वर्क नेट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में नेट वर्क कितना, W नेट बराबर क्या होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, तो ये है 100, और ये माइनस कितना है 5√3 ना, तो ये इसमें से माइनस करेंगे, यदि करना होगा तो 100 -5 इंटू 1.73,
इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, बताइए मल्टीप्लाई करके बताइए। 8.65 इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 1.35 आएगा आंसर। सॉरी, कैलकुलेट करो, बिना हवा में नहीं बात करना, कैलकुलेट करके बताइए। कौन 91 होगा, 91 कहां 91 होगा, यहां पर अच्छा 91.35, हाँ ठीक ठीक, वो मेरे दिमाग में घूम रहा था 10, ठीक है, समझ पाए। ये उस डायरेक्शन में नेट अमाउंट ऑफ वर्क हुआ। यदि मान लीजिए सपोज करें, थोड़ा देर के लिए, एक सेकंड रुक जाइए, मान लीजिए जो एक्सटर्नल फोर्स लगा है उसका वर्क, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क कम होता फ्रिक्शनल फोर्स से, तो क्या होता बॉडी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में सिर्फ आपको ये दिया था, ये बनाने के लिए दिया था, ये हम एक्स्ट्रा बता दिए हैं, इसको जरूर लिख लीजिए। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है। रीजन ये है कि जैसे बॉडी का मोशन होगा और फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा तो बॉडी के स्पीड को वो कम करेगा, बॉडी का स्पीड कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा। याद है वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज इस बात पर डिपेंड करेगा कि सारे फोर्सेस के कारण जो वर्क हुआ है उसका समेशन जो हुआ है वो क्या है। ट्वेंटी नंबर, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस नेट इज इक्वल टू डेल्टा के, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तुम पीछे बैठ गई, हाँ ओहो उसमें किसी के पास नहीं था, आओ तुम्हें भी मैं अपने रंग में रंग लूं। ठीक कर लीजिए, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस नेट, उसका नेट इफेक्ट, तो फ्रिक्शन के कारण मान लेते हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, और भी फोर्सेस होंगे मान लीजिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, हालांकि ये भी एक्सटर्नल फोर्स ही है, इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से समझिए, K2 माइनस K1। अब चूंकि ये तो माइनस में ही होगा, क्यों, क्योंकि अगेंस्ट बोल रहा है, अगेंस्ट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, यानी बॉडी का मोशन उस डायरेक्शन में हो रहा है जिधर फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, मतलब उसके जस्ट अपोजिट। और ऑब्वियसली फ्रिक्शन फोर्स किसको अपोज करता है, मोशन को या रिलेटिव मोशन को, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, ठीक है। तो रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, मान लीजिए कि एग्जांपल ले हम छोटा सा एक, ताकि आपको और क्लियर समझ में आए। मान लीजिए हॉरिजॉन्टल सरफेस है
एक कार है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसका वेलोसिटी यहां पर u इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि बॉडी का मोशन पॉजिटिव एक्स में, तो फ्रिक्शन फोर्स नेगेटिव लगेगा। और मान लीजिए ये ऑब्वियसली इधर कोई फोर्स होगा तभी तो बॉडी इधर मूव करेगा, ठीक है, तो इसके कारण बॉडी इस पोजीशन पे आया। तो यदि फोर्स के कारण जो भी वर्क हो रहा है वो मान लीजिए फोर्स कांस्टेंट है थोड़ा देर के लिए, फोर्स कांस्टेंट, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है कि नहीं, ठीक है, फोर्स कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, तो वर्क बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg है, अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल है, तो F काइनेटिक फ्रिक्शन ले लेंगे तो क्या आएगा, म्यू के इंटू एन आएगा, और ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा या वेरी करेगा? कांस्टेंट रहेगा। किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा? म्यू के इंटू क्या रहेगा, mg, m भी कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है, म्यू के भी कांस्टेंट है, इसलिए काइनेटिक फ्रिक्शन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट है, यानी कि अब यदि वर्क होता है इसके कारण, W फ्रिक्शन फोर्स के कारण वर्क होता है, तो फ्रिक्शन फोर्स इंटू एक्स, तो बराबर क्या हुआ, F फ्रिक्शन फोर्स इंटू एक्स कॉस 0, कॉस 180 हुआ। ये वैल्यू भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, वेरी क्या कर रहा है, और एक्स जितना ज्यादा होगा वर्क उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। अब इसके अगेंस्ट यदि वर्क ज्यादा होगा तो बॉडी का स्पीड घटेगा या बढ़ेगा? यदि फोर्स जो है ये वेरिएबल नहीं है, फोर्स एक कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसके कारण भी यदि ये कांस्टेंट हो गया तो इसके कारण भी वर्क हमको डिस्प्लेसमेंट बढ़ने पर बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन यदि ये वैल्यू भी बढ़ रहा है और वो वैल्यू भी बढ़ रहा है, और कुछ मान लीजिए सपोज करें कुछ इस तरह से है कि ये वैल्यू धीरे धीरे, मतलब ये इसके कारण जो वर्क हो रहा है और जो फ्रिक्शन फोर्स के कारण वर्क हो रहा है उनके बीच का गैप घट रहा है। कैसे? ये फोर्स के कारण वर्क जो भी हो रहा है उससे ज्यादा ये हो रहा है, तो बॉडी का स्पीड डिक्रीज करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि नेटवर्क क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव मिलेगा। तो ये वैल्यू नेगेटिव हो गया, इसका मतलब K2 डिक्रीज कर रहा है, तो K2 डिक्रीज करेगा तब K2 लेस देन K1 हो जाएगा, तभी ना होगा। तो K2 डिक्रीज होने का मतलब है कि स्पीड जो है V डिक्रीज करेगा, इसलिए जब स्पीड लॉस होगा, स्पीड कम होगा, तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा। समझ पाए इस बात को? इसीलिए कौन सा इसका ऑप्शन होगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। यदि इंक्लाइन प्लेन होता तो बात अलग थी, लेकिन हॉरिजॉन्टल में तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस है ही नहीं, तो जो भी चेंजेस हो रहा है किस में आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी में। समझ पाए? चलिए, लिखने का मन हो लिख लीजिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए 21 तो इजी है, कोई इशू नहीं है। 22 आइए, तो 22 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। फास्ट, आप लोग 2 दिन में कुछ बनाए नहीं, 3-4 दिन का मौका मिला। कोशिश करो, कोशिश करिए, अनमोल रतन कोशिश करो, कोशिश करिए, फिर हम सॉल्व करते हैं। तो 22 कह रहा है कि इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्पीड, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्पीड, मतलब बॉडी पर यदि फोर्स बढ़ाएंगे तो स्पीड घटेगा, यानी कि ऑब्वियसली स्पीड यदि मान लीजिए पॉजिटिव एक्स में है तो फोर्स नेगेटिव एक्स में लगेगा, तभी तो उसका स्पीड घटेगा, ठीक है। और साथ ही साथ फिर कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होगा। थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 2 स्टेप में आ जाएगा। कोशिश कीजिए, 2 मिनट समय दे रहे हैं, फिर सॉल्व करते हैं हम। कोशिश कीजिए 2 मिनट में।
एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, छोटा सा क्वेश्चन है, 2 मिनट सब लोग ध्यान दीजिए यहां पर, 2 मिनट सब लोग ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन है मेरा छोटा सा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लेकिन मान लीजिए कि ब्लॉक जो है या कार है वो ए पॉइंट पर है, टी बराबर 0 पे चलना स्टार्ट कर रहा है वहां से, मतलब उसका स्पीड इनिशियल कुछ है, 0 नहीं है, यू कुछ है, मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड है फर्दर के लिए। तो ब्लॉक जो कार जो है वो पॉजिटिव एक्स में चलना स्टार्ट कर रहा है, जा रहा है इनिशियल वेलोसिटी यू से, फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो मेरा ये कहना है, क्वेश्चन ये है कि फोर्स या तो वेरिएबल हो सकता है या कांस्टेंट हो सकता है। एक सेकेंड के लिए मान लेते हैं कि ये कांस्टेंट है, तो यदि फोर्स कांस्टेंट है तो स्पीड घटेगा या नहीं? फोर्स कांस्टेंट रहेगा तो ये स्पीड जो u है इनिशियली, वो आगे जाकर जो v बनेगा तो v ज्यादा होगा या u ज्यादा होगा? u ज्यादा होगा, क्योंकि फोर्स उसको उसके स्पीड को कम करेगा, क्योंकि F बराबर क्या होता है, F इज इक्वल टू एम होता है ना। तो F इज इक्वल टू एम इंटू ए बराबर m इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो यदि फोर्स अंगेस में लग रहा है तो उसके वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा, ये तो चेंज इन वेलोसिटी है ही ना। यदि फोर्स वेरिएबल है, जो क्वेश्चन में दे रहा है आपको, क्या कह रहा है कि इफ द फोर्स अप्लाइड, या फिर लैंग्वेज हमको याद नहीं है, जो फोर्स लग रहा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉडी के वेलोसिटी स्पीड के, मतलब जो फोर्स लग रहा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड के, तो स्पीड तो डिक्रीज करेगा। यदि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा है तो वो फोर्स 1.1 न्यूटन का भी है तो स्पीड को डिक्रीज कर देगा। तो ये तो तय है कि स्पीड डिक्रीज होगा, वेरिएबल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके 1/v के, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो जैसे जैसे फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा स्पीड जो है वो काफी तेजी से कम घटेगा। लेकिन यदि फोर्स कांस्टेंट है तो एक कांस्टेंट रेट से घटेगा, और यदि फोर्स बढ़ रहा है तो बहुत तेजी से उसका रेट काफी तेज हो जाएगा घटने का, ठीक है। ये 2 मेजर चीजें हैं। अब आपको रिलेट करना है इस तरह से कि आपको इनिशियली जो दिया गया है F, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक नेट फोर्स F है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी ke क्या होगा, मतलब उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, ये पूछ रहा है आपसे, है ना। क्लियर है? 2 चीज जो हमको समझाना था वो क्लियर हो गया। एक तो यदि फोर्स कांस्टेंट है तो एक कांस्टेंट रेट से स्पीड घटेगा, यदि फोर्स वेरिएबल है जो इसमें दिया हुआ है तो एक अलग रेट हो उसका, उसे घटने का भी अलग रेट होगा, घटने का रेट कांस्टेंट नहीं होगा। स्पीड के घटने का रेट कांस्टेंट तब होगा जब फोर्स कांस्टेंट होगा, लेकिन स्पीड के घटने का रेट कांस्टेंट तब नहीं होगा जब जब फोर्स वेरिएबल होगा। क्लियर है? उसको कहीं लिख भी लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें हमको ये डायरेक्टली बताइए, कुछ सोच पाए हैं आप लोग? अभी तक नहीं सोच पाए हैं तो 2 मिनट देख लीजिए, बता देते हैं। देखिए यहां पर F की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v लिख सकते हैं, ठीक है। यहां पर A को इधर ले जा सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, m इंटू v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a लिख सकते हैं। यहां दोनों साइड 1/2 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
और यहां पर इंटू वी और इंटू वी कर सकते हैं। तो क्या आ गया ये, हाफ एम वी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी अपॉन टू ए। ठीक है, या आप इसको इसको आप क्या मान सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी अपॉन टू, ये क्या होगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी इंटू डेल्टा टी अपॉन टू डेल्टा वी। ठीक है, तो क्या आप लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टाइम, और के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, क्योंकि चेंज इन टाइम से क्या मिलेगा, टाइम ही मिलेगा। समझ पाए इस बात को, अप्रोच कैसे लेना है ये समझ में आया। और भी इसके मेथड है, रेशियो वाला मेथड भी कर सकते हैं, लेकिन ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है। क्लियर है, डाउट किसी को? चलिए आगे बढ़िए, समझ में आ गया हो तो लिख लीजिएगा, और नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिएगा। यहां लिख देते हैं, इफ एफ इज अपोजिट कांस्टेंट एंड अपोजिट टू द speed of the body, then speed will decrease with constant rate। चलिए हो गया, जल्दी से राइट डाउन कीजिए और आइए क्वेश्चन नंबर 23 में आइए। ट्वेंटी थ्री नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ट्वेंटी थ्री में हमको लग रहा है बी ऑप्शन होना चाहिए, सी होगा। सी कैसे हो गया, बात तो गड़बड़ हो गया। बोले सी होगा या बी होगा, सी फॉर कैलकाटा, बी फॉर बॉम्बे, बॉम्बे या कलकत्ता, ए फॉर आगरा। हाँ सर ऐसे तो बी लग रहा है, लेकिन ऑप्शन में सी दिया हुआ है, जिसका कॉन्फिडेंस हाई होगा। सर ऑप्शन में मिस प्रिंट हो गया है।
दीपशिका कहाँ है? हाँ, बता के गई, तो उसके फादर फोन किए थे। मतलब क्या बोलते हैं, तुम हो क्या आई, बोले अब जाओ तुम जी लो अपनी जिंदगी है। और किनको की शादी में जाना है? और किसी को शादी में जाना है? और किसी को जाना है शादी में? तुमको जाना है? अभी शादी है ही, अभी बचा हुआ एंगेजमेंट है, तो वो तुरंत, मतलब एक छोटा सा काम है, उसके लिए इतना माहौल बनाया जाता है। दो दो तीन दिन पहले हम भी एक शादी में गए थे। मेरा भतीजा था, उसका शादी था। मतलब वो ये स्टेज पे यहाँ है, दुल्हन वहाँ है और रथ पे आ रही है, वो उसको वहां से आने में 1.5 घंटा लग गया। ठीक है, दुल्हन को वहां से वहां आने में 1.5 घंटा लग गया। पूरा ड्रोन उन सब था। एक आदमी बोल रहा है, भैया भैया ऊपर ड्रोन चलता है, ठंडा लगता है। ड्रोन फैन जैसे घूमता है ना, तो फोर्स, वो क्या कर, एयर फोर्स को नीचे, एयर को फोर्सली नीचे शिफ्ट करता है, तो रिएक्शन मिलता है उसको। गांव के कुछ लोग भी थे, गांव का, गांव के लोग भी थे, गांव से भी लोग आए हुए थे। नहीं तो जैसे गांव के लोग थे ना, वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, बोला कि ये कहा है भैया, तो एक बोल रहा है कि ऊपर में देख रहा है कि सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं। ठीक है, तो दूसरा बोलता है तुमको क्या पता है बुर्बक, तुमको उसको कुछ नहीं जानकारी है। कि ऊपर में जब देख रहा है ना कि टेम्परेचर सर यहाँ का सब ठीक है कि नहीं, यदि ज्यादा गर्मी लगे तो पानी फेंकेगा ऊपर से। अपने मन से ही सब चल रहा है। फिर फिर इन लोग के पास से गुजर गया वो जो ड्रोन वाला, अपने पास उसका रिमोट रखे हुए है, और वहां पर वो कैमरा से देखता है कि सब कुछ दिख रहा है कि नहीं ठीक से। वो पास से गुजर गया, तो सब ऐसे ध्यान से उसको देख रहा है, और ये कौन है? यही मालिक है उसका। समझ गए? और दुल्हन जब आ रही है, रथ लेके आ रहे हैं, तो उसको 5-6 लोग ना पूरा दिया जला रहे हैं, ऐसे ऐसे मिला रहे हैं। ठीक है, सब लोग, लेडीज लोग रेड ड्रेस में थी। तो एक और मेरे रिलेटिव हैं, उनका लड़का था, तो वो लड़का का छोटा भाई लगेगा रिश्ते में। तो वो लोग जब जाने लगे, मतलब दिया हुआ लेने के लिए जा रहे हैं, तो एक लेडी आगे जा रही है, पूरा रेड ड्रेस पूरा पहनी हुई है, उसी को कर रहा है, प्रणाम भाजी। तो बोले वक्त, तो उसको भाई समझा रहा है, अरे ये भाजी नहीं है, वहां है भाजी। पब्लिक हो जाए कोई इशू नहीं, शादी वाले लोग देखेगा और वहां तक बात नहीं पहुंचेगी। चलिए, हो गया। शादी में मतलब देखिए, सही बात है, इतना ज्यादा खर्च किया जाता है, इतना सारा सिस्टम पे, उसमें से चिंगारी निकल रही है, वो जो नहीं घिरनी निकलता है वो, और दूल्हा दुल्हन को जयमाला पहना रहे हैं, उसके बाद पूरा वो घूम रहा है। सही बात है, पूरा मतलब देखिए, इसको कहते हैं कि यदि हाथ में हल्का सा कंपास लग गया, तो आप बोल रहे हैं हम घायल हो गए। वही वाला बात हो गई, चीजों को कितना हाइप करके आप बता सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। नहीं, सबका अपना अपना है, देखिए सबका अपना अपना तरीका है। चलिए, आइए 23 नंबर। आप लोग गर्मी लग रहा है? आइए 23 नंबर बताइए। ट्रक और कार, 23 नंबर देखिए। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रक इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार, ठीक है, हाफ एम टी, और ये वी टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ एम सी और वी सी स्क्वायर, ठीक है, होगा ऐसा।
तो आप ये समझिए दोनों का काइनेटिक, बात की थीम को समझना है कि कैसे काइनेटिक एनर्जी वर्क करता है। देखिए काइनेटिक एनर्जी बेसिकली दो पैरामीटर पे वर्क करेगा, मास और स्पीड, ठीक है। तो यदि मान लीजिए, ये आप सब जानते हैं, सब लोग को पता है कि mt इज ग्रेटर देन, ठीक है, मास ऑफ कार हमेशा कम होगा ट्रक के, यदि अनलोडिंग कंडीशन भी है तो ट्रक का मास ज्यादा होगा कार से, ठीक है। तो यदि ये सिचुएशन है और इसको बराबर होना है तो vt मस्ट बी लेस देन vc। कंडीशन समझ पाए? सो दैट कि दोनों बराबर हो सके। यदि ये क्लियर है हमको तो ये होना होगा, तभी दोनों काइनेटिक एनर्जी बराबर हो सकते हैं। अब यदि आपका ये वैल्यू कम है, ठीक है, ये वैल्यू कम है, सेम ब्रेक अप्लाई किए हैं, ठीक है, लेकिन मास तो इसका ज्यादा है, मास तो ज्यादा है ना, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट सेम कवर हुआ है। तो आप सोचिए कि पहला ऑप्शन बोल रहा है कि विच ऑफ दीज विल कम टू रेस्ट इन शॉर्टर डिस्टेंस, छोटे डिस्टेंस में कौन रुक जाएगा, टाइम मान लीजिए उतना ही लगे, छोटा ब्रेक अप्लाई उतना ही हुआ है, तो जिसका स्पीड कम है लेकिन उसका मास ज्यादा है, तो पहला ट्रक पहले रुक जाएगा क्या, कार पहले रुकेगा क्या? बोथ विल ट्रेवल द सेम डिस्टेंस बिफोर कमिंग रेस्ट। ये तो होगा, लेकिन ये भी तो है, और इन दोनों के लिए हमको एक चीज याद कीजिए, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या आया था, हाफ एम वी स्क्वायर आया था, तो के बराबर हाफ, यहां एम स्क्वायर वी स्क्वायर, और इंटू क्या लिख सकते हैं एम, तो यह कितना आ गया, हाफ पी स्क्वायर इंटू, ऐसा लिख सकते हैं, सॉरी ऐसा लिख सकते हैं ना, ठीक है, ठीक लिख सकते हैं ऐसा। तो P स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 2km, तो P बराबर क्या हो गया, रूट अंडर 2km हो गया। तो यदि P ट्रक लेंगे तो रूट अंडर क्या लेना होगा, 2k T इंटू एम टी, ठीक है। तो PT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आ जाएगा, mt होगा, क्योंकि K दोनों के लिए, इनर्शिया किसका ज्यादा होगा, होगा ना। तो देखिए इसमें जो थर्ड ऑप्शन बोल रहा है, बोथ विल ट्रेवल द सेम डिस्टेंस, तो मतलब क्या बोल रहा है, सेम डिस्टेंस बिफोर कमिंग रेस्ट, मास ज्यादा होने के कारण फोर्स अप्लाई हुआ, तो जहां पर स्पीड ज्यादा था कार के पास स्पीड ज्यादा था, मास कम था, तो मोमेंटम उसका, और जो ट्रक के पास मास ज्यादा था स्पीड कम था, उसका मोमेंटम दोनों का बराबर हो गया, जिस कारण से दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया। समझ पाए? ये चीज उसके साथ भी तो होगा, ठीक है, उसके साथ भी रेशियो निकालेंगे। तो ये मेन रीजन है कि दोनों का मोमेंटम क्या है, सेम, मास इंटू वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो सेम है, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी। ट्वेंटी 24 नंबर क्वेश्चन अभी रहने दीजिए, इसमें थोड़ा एक कॉन्सेप्ट बताना है, फिर हम बता देंगे। आइए 25 नंबर में आइए, 25 नंबर बना है, ट्राई किए हैं आप लोग, नहीं किए हैं? हाँ, कौन सा? अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी, उसको ऐसे थोड़ा ठीक कर लीजिए, मिस्टेक है प्रिंटिंग में, v बराबर 2i कैप प्लस 5j कैप, ठीक है, मीटर पर सेकेंड है वो, ठीक कर लीजिए सब लोग। एट अ सर्टेन इंस्टेंट इट्स काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, क्या करना है इसमें, सिर्फ स्पीड निकाल लेना है, स्पीड निकालना है ना, करके बताइए 2 मिनट में सब लोग, कितना वैल्यू होगा, स्पीड बताइए। ठीक कर दिए हम, उसको यूज कर लीजिए, v बराबर 2i कैप प्लस 5j कैप है मीटर पर सेकेंड, उधर इसे एरो है होगा, ये छूट गया, यहां एरो होगा,
आपको क्या निकालना है? काइनेटिक एनर्जी। मास दिया हुआ है, स्पीड निकल जाएगा इससे। कितना आंसर आ रहा है? सुशांत कहाँ है? एक क्या नाम है उसका? सुधांशु, हाँ। एग्जाम देने गया है घर? 4 दिन से घर ही गया हुआ है वो। ये मंथली एग्जाम हो रहा है क्या? हर मंथ होगा? सीरियसली होता है? सिर्फ फॉर्मेलिटीज होता है? अच्छा, तो इससे फायदा हो पाएगा? नहीं, लेना चाहिए तो सीरियसली लेना चाहिए, तब ना फायदा होगा। ऐसे लेने से फायदा नहीं है। हमेशा नहीं होता सर, हमेशा सब फोन से लिखता है, लेकिन इस बार काम रखवा दी थी भारी और बैठने भी थी तो कोई चोट नहीं कर पा रहा है। हाँ ठीक, सही। इसी बहाने पढ़ेगा तो। चलिए बताइए, सॉल्व करके बताए कितना आया? 1.74। कौन सा ऑप्शन है? बी। ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन अच्छा है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए तो सब लोग। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए बनाने का। बन गया है? और किससे बना है? क्वेश्चन पूरा बनाना है, जितना क्वेश्चन बनाएंगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए सब लोग याद देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन सब लोग यहां ध्यान से देखिए। अब बताएंगे तो समझ में आएगा, जिन्होंने कोशिश किया है नहीं बना कोई बात नहीं, आप यहां देखिए अप्रोच कैसे लेना है, समझ में आ जाएगा यहां से। और कहां गलती हो रही है वो भी देख लीजिएगा। जैसे देखिए क्या कर रहा है, द ब्लेड ऑफ ए विंड मिल। मान लीजिए ये सेंटर पॉइंट हो गया, ये एक्सल बोलते हैं इसको, एक्सल हो गया ये मान लीजिए। तो ये ऐसे घूम रहा है विंडमिल। डायग्राम इसलिए बना रहे हैं कि ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो आपको। तो साफ्ट ऐसे है, ठीक है ना, साफ्ट ऐसे रहा होगा तभी तो ऐसे घूमेगा विंडमिल। जैसे ये फैन है, तो फैन का साफ्ट ऐसे है, तभी तो ये फैन ऐसे घूम रहा है। तो साफ्ट मतलब जिस जो रॉड है, जिस रॉड के अबाउट वो घूमेगा, ठीक है, उसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में साफ्ट बोलते हैं। साफ्ट, SHAFT। ठीक है, तो देखिए सेंटर पॉइंट ये हो गया, तो ऐसे घूम रहा है। उसी तरह यहां पर है, तो इसमें आप ऐसे देखिएगा, 2 मिनट के लिए ध्यान से समझिए। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो हम कह सकते हैं कि ये जो विंड मिल है ये जेड एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, जेड एक्सिस के अबाउट घूम रहा है ना, यानी साफ्ट का जो एक्सिस है वो जेड एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, जेड एक्सिस ऐसे हो गया, ऐसे। अब ये ऐसे घूम रहा है, तो जेड एक्सिस के थ्रू हम यहां से देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज घूमता हुआ नजर आएगा। ठीक है, क्लियर है ये? और जो ये एरिया स्वेप्ट कर रहा है, ये जो स्वेप्ट एरिया है, स्वेप्ट मतलब, स्वेप्ट मतलब सपोज कीजिए हम, मेरे हाथ में झाड़ू है, हम इसको ऐसे यहां पर ऐसे झाड़ू लगाए, तो इतना एरिया हम मैंने
कवर कर लिया। तो वही स्वैप्ड एरिया जो हो गया, क्योंकि ये पूरा ये जब ऐसा टर्न कर रहा है तो ये घूम के थोड़ा देर में यहाँ आएगा ना, फिर ये विंग यहाँ जाएगा, तो ऐसा पूरा का पूरा कंप्लीट एक एरिया होगा जो कि सर्कुलर एरिया होगा, स्वैप्ड एरियाज को बोलेंगे। तो सर्कुलर एरिया ए दिया हुआ है, वो कितना है, ए कैपिटल हो या स्मॉल हो, ए कैपिटल दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो विंग्स है, इसके विंग्स किस प्लेन में मूव कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। और जो ये पूरा का पूरा विंड मिल है उसका एक्सिस कौन एक्सिस के अलॉन्ग है, जेड एक्सिस के, जिसके अबाउट वो घूम रहा है। रोटेशन जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे रोटेशन मोशन बिना एक्सिस के संभव नहीं है। कोई एक पर्टिकुलर एक्सिस होगा जिसके अबाउट वो बॉडी कंप्लीट रोटेशन करेगा और उसके सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेंगे, ठीक है, आगे देखेंगे उसको। तो अब जैसे ये ऐसे घूम रहा है, ये डायरेक्शन को इससे मैच करा के रखिएगा हमेशा, ठीक है। अब ये मान लीजिए कि ऐसे घूम रहा है, तो जो उधर से एयर आ रहा है, नेगेटिव जेट से जो पॉजिटिव जेट के लिए एयर आ रहा है, उसका स्पीड दिया हुआ है v दिया हुआ है। तो अब ये जो विंड मिल ऐसे है, उसका प्लेन ऐसे है, हम इसको ऐसे करके देख रहे हैं। विंड मिल ऐसे है ना, उसका साफ्ट ऐसे है और विंड मिल ऐसे है, इसको हम ऐसे टर्न करके देख रहे हैं, तो एक स्ट्रेट लाइन नजर आएगा ना। तो हम इसको ऐसे दिखा रहे हैं, यहां पर वो ये हो गया उसका जेड एक्सिस जिसके अबाउट वो ऐसे घूम रहा है। तो जब आप यहां से ऐसे देखेंगे तो ऐसा घूमता हुआ नजर आएगा, लेकिन आप अभी फ्रंट से देख रहे हैं तो एक स्ट्रेट लाइन नजर आएगा। और ये जो लेंथ होगा ये डायमीटर होगा, इसका होगा, ऐसा समझ पा रहे हैं। अब इसका यदि हम प्लेन बनाएंगे तो देखिए कैसा बनेगा, जेड वाई एक्स, समझ में आया तो बोलिए। इसको ऐसे टर्न कर दिए तो जेड आपको पूरा इधर से जाता हुआ नजर आएगा, वाई ऊपर, और ऐसा घूमता हुआ होगा, इसलिए एक्स वाई प्लेन में घूमेगा, वो प्लेन चेंज हो गया, ठीक है। अब एयर इंटर हो रहा है, विंड इसमें इंटर हो रहा है ऐसे, ठीक है। तो विंड इंटर हो रहा है, इसका स्पीड v दिया हुआ है, ठीक है। अब पूछ रहा है इसका एयर का डेंसिटी दिया हुआ है, जो वहां स्वेप कर रहा है उसका डेंसिटी दिया हुआ है। तो मान लेते हैं कि टी टाइम में वो इतना दूरी तय करता है, इतना दूरी एयर। ये क्या है, x क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द विंड इन टी टाइम। टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, x। तो v बराबर क्या होगा ना, होगा कि नहीं होगा, बस। तो इतना लेंथ कवर करता है टी टाइम में। मान लीजिए टी 1 सेकेंड हो, 2 सेकेंड हो, जो हो, टी टाइम में करेगा इतना। तो क्या लिखना, मास बराबर क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है कि नहीं होता है। तो इसको स्पीड के लिए ऐसे दिखा दीजिए आप, वॉल्यूम को कैपिटल वी से दिखा रहे हैं, स्पीड को स्मॉल वी से, ठीक है। तो मास बराबर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो देखिए यहां पर m इज इक्वल टू रो, और वॉल्यूम की जगह पर एरिया, ये स्वेप्ट एरिया इंटू एक्स लिख सकते हैं, बोलिए। एक्चुअली देखिए सिलेंडर का हम वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू हाइट निकालते हैं ना। तो ये हो गया उसका क्रॉस सेक्शन एरिया हुआ, और कितना डिस्टेंस गया x, तो उसका वॉल्यूम निकल गया ना। तो स्वेप्ट एरिया इंटू एक्स, ये उसका वॉल्यूम बना। इसका यूनिट क्या होगा, यदि आप कंफ्यूज हो रहे हो तो यूनिट देख लीजिए, स्वेप्ट एरिया है तो इसका मीटर स्क्वायर होगा, और ये डिस्टेंस है तो मीटर होगा, और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यू। तो देखिए ये मीटर क्यू आ गया, यूनिट वाइज भी आ गया। तो ये आ गया, स्वेप्ट एरिया कितना है a, और यहां x है। अब देखिए क्या करना होगा, तो m बराबर रो
इंटू ए इंटू एक्स, ठीक है। यहां से x बराबर क्या लिख सकते हैं, v इंटू टी लिख सकते हैं। तो x की जगह पर m बराबर रो a v इंटू टी लिख सकते हैं। तो मास कितना हो गया, मास बराबर इतना आ गया। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगा, हाफ m v स्क्वायर, ठीक है। तो यहां आ गया 1/2, m कितना है, रो a v इंटू टी और इंटू वी स्क्वायर। तो आ गया हाफ रो ए टी इंटू वी क्यू। यदि छूटा हुआ है 1/2, कहीं छूटा हुआ है, हाँ, तो 1/2 उसमें ऐड कर दीजिए। शायद कौन सा ऑप्शन है, देखिए सी है, 1/2 उसमें ऐड कर दीजिए। समझ पाए, क्लियर है ये, समझ गए। तो स्वैप्ड एरिया क्या होगा, जितना टी टाइम में लेंथ कवर करेगा स्पीड, वही उसका स्वैप्ड एरिया होगा। मतलब सॉरी, स्वैप्ड एरिया तो जितना वो कवर कर रहा है, और जितना वो वॉल्यूम ले रहा है यूनिट टाइम में, वही उसका स्वैप्ड वॉल्यूम हो जाएगा। स्वैप्ड वॉल्यूम और इनटू डेंसिटी मल्टीप्लाई करेंगे, मास मिलेगा, मास से हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है। दोनों क्वेश्चन हो गया 26 27। चलिए बाकी होमवर्क में रखिए, कल हम पावर स्टार्ट करेंगे, कल पावर पढ़ाएंगे आपको और ये चैप्टर एंड कर देंगे। होमवर्क रहेगा आपका, फिर से हम आपको बोल रहे हैं, कल तक सब लोग मॉड्यूल लेके आएंगे ये वाला, कल इसको फिर से आगे बढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है। सेवेंटी टू तक बोले थे आप लोग को, 72 तक कंप्लीट करके आइए, ठीक है। होमवर्क रहेगा, सेवेंटी टू क्वेश्चन नंबर तक ये हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे इसका लिंक, तो आप लोग वहां से भी ओपन करके देख सकते हैं, ठीक है। मतलब इस पीडीएफ का, इसका पीडीएफ का।